अखिलेश जी के संज्ञान में आई प्रभु श्री राम के द्वारा ही कि मेरे मंदिर में, मेरे पवित्र मंदिर में डकैती हो रही है। और चूंकि प्रभु श्री राम शंकर जी के पुजारी भोलेनाथ थे, उन्होंने अखिलेश जी को बताया और अखिलेश जी ने अपने ट्विटर पेज पे लिखा, कोहराम मचा, पूरी बातें खुली। चंपत राय के बारे में तो कहा जाता है कि चंपत राय बहुत ही निष्कलंक आदमी है, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं उठाए। आज इस्तीफा क्यों दे दिया फिर? इतना दबाव, ईमानदार का दबाव किस बात का? ईमानदार सांच को आज क्या भाई? एसआईटी जब मैंने देखा है कि ट्रस्ट के लोगों के चरणों में लेटी हुई है, काहे की एसआईटी? लेकिन ये तो बाकी चोर है। नहीं, बहुत सारे और भी लोग हैं। नहीं, जो यहाँ रहते थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो राम मंदिर परमानेंट देखते थे, परमानेंट कौन रहता था? चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इनके अलावा कौन रहता था? ये मुकदमा चंपत राय ने क्यों नहीं लिखाया? हमारा सवाल है भाई। ट्रस्ट के महासचिव की जिम्मेदारी होती है ना, जैसे हर चीज पे बयान किसका आता था? चंपत राय, किसी और का बयान तो नहीं आता था ना। ये कहाँ लिखा है कि एक कुर्ता धोती पहनने वाला डकैत नहीं हो सकता, चोर नहीं हो सकता? ये कहाँ लिखा है? गोली निपेंद्र मिश्रा ने चलवाई थी अटल के डीएम को, उसमें मुलायम सिंह जी का कोई रोल नहीं था, वो तो जान ही नहीं पाए थे। हमारी जमानत कराई नेताजी ने, गैंगस्टर लगा था, गैंगस्टर ने हमारी जमानत कराई श्रद्धेय नेताजी ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल मिलने आए, सारे सामान की व्यवस्था कराई, खाना पीना रहना सब कुछ। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा, पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। जब नेताजी और अखिलेश जी के बीच एक विवाद हो गया, दूरी हो गई, पिता पुत्र में एकदम खाई सी स्थिति थी, आपको भी चुनना पड़ा होगा कि मैं किसके तरफ जाऊं। एक प्रोपोगंडा टाइप मामला रहा, समझ लो। परमानेंट अखिलेश जी के साथ थे। कौन? और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अखिलेश जी के साथ 100% था, और नेताजी से फोन पे बात भी करता था। आज भाजपा कहते कि हम तुम्हें 27 में मुख्यमंत्री बनाए देव, आ जाओ भाजपा में। हम अखिलेश जी के साथ कुछ ना हो पाए, हम उनके साथ ही अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। हमें मुख्यमंत्री बनना नहीं कबूल। नमस्कार, यूपी तक के खास पॉडकास्ट यूपी की बात में स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक, और आज हमारे साथ इस खास पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे। इस वक्त अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड सबसे ज्यादा चर्चा में है, और इस पूरे कांड के सूत्रधार, यानी कि इसको उजागर करने के सूत्रधार के तौर पर किसी का नाम लिया जाएगा तो पवन पांडे का। खैर, स्वागत है पवन पांडे जी। जी, आपका बहुत धन्यवाद। तो आपको हम तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे बुलाएं, या सिर्फ पवन ही के नाम से लोग आपको जानते हैं? दोनों से काम चल जाएगा। दोनों बुलाना पड़ेगा, जो आपको सूट करे, जिसके कहते हैं कि आपको 2 बार शपथ लेनी पड़ी थी इस 2 नाम की वजह से, तो कौन सा नाम है, क्या है ये कहानी? मार्कशीट पे तेज नारायण पांडे लिखा है, और प्यार से मेरी माता जी पवन बुलाती थी, तो पवन कहती थी, तो हर आदमी पवन 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 पांडे वही चलने लगा। जब हम 2012 में विधायक हुए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें मुख्यमंत्री की शपथ लेने का अवसर दिया, अखिलेश जी ने, जी माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने हमें मंत्री की शपथ लेने का अवसर दिया, तो जब हम गए राजभवन, तो जो हमारा शपथ पत्र था उस पर पवन पांडे केवल लिखा था। तो हमको महामहिम जी ने शपथ दिलाई और हमने पवन पांडे के नाम से शपथ ले लिया। हमको फिर दोबारा दूसरी शपथ लेनी पड़ी, तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे। तो हमने दोबारा शपथ ली फिर, क्योंकि जो हमारी मार्कशीट थी, जो हमारा नामांकन पत्र था, उस पे तेज नारायण पांडे, क्योंकि हमारा हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए सारी मार्कशीट में तेज नारायण पांडे है। क्योंकि हमारा उपनाम पवन पांडे है, तो जब हम चुनाव का नामांकन पत्र भरते हैं तो एफिडेविट देते हैं तेज नारायण पांडे ब्रैकेट में उर्फ पवन पांडे। चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमेशा पवन पांडे कह के बुलाते थे, तो उसी नाम से हमारा वो हो गया। लेकिन चूंकि संवैधानिक रूप से जो लिखा पढ़ी में है, जो मार्कशीट में है, जो नामांकन पत्र में था, तो हमको फिर दोबारा तेज नारायण पांडे और पवन पांडे के नाम से हमने दोबारा शपथ ली दूसरे दिन। चलिए, 2 नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इस समय अयोध्या की सबसे ज्यादा चर्चा है, और जो आज अब जो इस्तीफा हुआ है, कह सकते हैं कि ट्रस्ट के दोनों बड़े लोगों का इस्तीफा हो गया। इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने जब एक पोस्ट किया उसके बाद से हुआ कि भाई यहां चोरी चल रही है, आधिकारिक हुआ। इन कहते हैं कि सारा इंफॉर्मेशन आप ही का था। नहीं, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ इस बात को।
कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सूचना पहले से थी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे फोन किया, मुझसे फोन करके उन्होंने रीचेक किया कि ये बात जो हमारे संज्ञान में आई है सही है या नहीं है। कौन सी बात? कि राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी हुई है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गया, आभूषण चोरी हो गया और भारी मात्रा में घपलेबाजी हुई है। तो मैंने कहा नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बात एकदम सच है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फिर अपने पेज पर लिखा, ट्विटर पर लिखा और उसके बाद से मुझे लगता है पूरे देश में कोहराम मच गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के नाम से जानी जाती है, जिस अयोध्या का एक गौरवशाली इतिहास है, ढेर सारे मंदिर, मैया सरजू, हनुमानगढ़ी, बजरंगबली, ढेर सारे पूज्य संत महंत, आज उस मंदिर में चढ़ावा चोरी का एक अध्याय जुड़ गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य अयोध्या के लिए दूसरा नहीं हो सकता। ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, लेकिन ये खुला कैसे, जानकारी कैसे बाहर आई है? तो दो पहलू हैं। एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहलू, दूसरा हमारा, हम दोनों बताएंगे आपको। जो हमें जानकारी मिली कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को ये लगा कि हमारे राम मंदिर में डकैती हो रही है, रुपया पैसा गायब हो रहा है, चढ़ावा गायब हो रहा है, लोगों की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है, आभूषण गायब, चांदी गायब, मुकुट गायब, हीरे का हार गायब, तो प्रभु श्री राम को बहुत बुरा लगा और प्रभु श्री राम ने पूरे प्रदेश देश पे निगाह दौड़ाई। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम शंकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो उनकी निगाह पड़ी कि केदारेश्वर महादेव मंदिर बन रहा भव्य, तो उन्हें जानकारी उसको बनवा रहे हैं अखिलेश यादव जी। तब उन्होंने अखिलेश जी को, अब कैसे दिया यह ज्ञान ये मैं नहीं जानता, ये अखिलेश जी से आपको पूछना पड़ेगा, लेकिन ये बात अखिलेश जी के संज्ञान में आई प्रभु श्री राम के द्वारा ही कि मेरे मंदिर में, मेरे पवित्र मंदिर में डकैती हो रही है। और चूंकि प्रभु श्री राम शंकर जी के पुजारी भोलेनाथ थे, उन्होंने अखिलेश जी को बताया और अखिलेश जी ने अपने ट्विटर पेज पे लिखा, कोहराम मचा, पूरी बातें खुली। और दूसरा पहलू, जो राम मंदिर में ये रुपया गिनने वाले, चढ़ावा गिनने वाले लोग थे, जिनकी भर्ती चंपत राय, अनिल मिश्रा और एसोसिएट ने किया था, इनमें चढ़ावे को, चोरी को लेकर वर्चस्व की लड़ाई होने लगी कि तू बड़ा चोर कि मैं बड़ा चोर, कौन ज्यादा माल लेके बाहर जा रहा है, कौन कम माल पा रहा है। तो जो कम माल पा रहा था उसने बाहर चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये बड़ा चोर है, अंदर से हार ले गया, रुपया ले गया। और धीरे धीरे जो आपसी वर्चस्व का टकराव था अंदर का, ट्रस्ट के अंदर जो वर्चस्व की जंग शुरू हुई, उस जंग से बातें बाहर आने लगी। चढ़ावे में चोरी हो रही है, रुपए की चोरी हो रही है, जो लोग महिलाएं आ रही हैं दान पात्र में अपना गले का, कान का, नाक का, हाथ का सब डाल दे रही हैं, प्रभु को समर्पण दे रही हैं, समर्पित कर रही हैं, उसकी चोरी हो रही है। ये बातें बाहर आई और बाहर आने के बाद ये बात दब गई थी। मैं इस बात को बहुत मजबूती से आपके इस पॉडकास्ट में कह रहा हूं कि ट्रस्ट के लोगों ने और सत्ता दल से मिले हुए लोगों ने इसको पूरा दबा दिया था, कुछ ना होता। नहीं, कैसे दबा दिया था? क्योंकि देखिए, सुनिए मेरी बात, मैं बिल्कुल गंभीरता से कह रहा हूं। 2000, आप पुरानी घटनाओं पे जाइए, 2020-21 पे 2 करोड़ की जमीन 21 करोड़ में ली गई। जिस जमीन की रजिस्ट्री 2 करोड़ में हुई और आधे घंटे बाद वही जमीन 20 करोड़ में ले ली गई। सोचिए आधे घंटे में कितनी तेज स्पीड से सूचकांक बढ़ा, जमीन का रेट बढ़ा कि 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में हो गई सिर्फ आधे घंटे के अंदर, 25 मिनट में। उस समय भी सारे चैनलों ने, पूरे देश के चैनल आकर के यहाँ पर पूरा जमीन दिखाना, रजिस्ट्री दिखाना, सब हुआ था। सरकार ने कहा जांच कराएंगे। क्या हुआ? कुछ हुआ? कोई इसकी रिपोर्ट आई? कोई कार्रवाई हुई? किसी ने सवाल किया चंपत राय से कि आपने 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में क्यों खरीदी? कोई सवाल जवाब हुआ? कहीं छपा कि हमने सवाल जवाब किया और ये पाया गया? कहीं कुछ नहीं हुआ। उसी तरह ये मामला भी दब गया था, क्योंकि ये जो डकैती पकड़ी गई है आस्था की, चढ़ावा चोरी की, ये केवल इसी मई जून की घटना नहीं है, ये वर्षों से होती चली आ रही है। जब से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन हुआ है, ये डकैती तब से चल रही थी। लोग तब से हाथ मार रहे थे, तब से लूट रहे थे, जो जहां पा रहा था वहीं लूट रहा था। चंपत राय और अनिल मिश्रा के नेतृत्व में लगातार डकैती चल रही थी। और जब ये 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ वाला घोटाला खुला था, उसी समय गोपाल जी की एंट्री हुई थी अवैध रूप से। उसी समय गोपाल की एंट्री कराई गई थी और उसी समय से गोपाल ने भी लूटना शुरू किया था। नहीं, लेकिन चंपत राय के बारे में तो कहा जाता है कि चंपत राय बहुत ही निष्कलंक आदमी हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं उठाए। आज इस्तीफा क्यों दे दिया? फिर इतना दबाव, ईमानदार का दबाव किस बात का? ईमानदार सांच को आज क्या?
मैं ईमानदार हूं, अगर मैंने कहीं पर 1 रुपए की चोरी नहीं की, किसकी हैसियत मुझसे इस्तीफा दिला लेगा? चरित्र ईमानदार होना चाहिए, मनोबल ईमानदार होना चाहिए। अगर जरा भी गलती नहीं की होते तो देश और दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती थी। लेकिन जब आप चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, चोरी करने वालों को संरक्षण देंगे। महिपाल सिंह का इंटरव्यू आया था, गणना प्रभारी थे। महिपाल सिंह ने ऑन द रिकॉर्ड इस बात को बोला कि मैं डेली बक्सों को देखता था, रजिस्टर में लिखा जाता था कम, बक्से में रहता था ज्यादा, और जब मैंने बक्सा खुलवाया तो 10 लाख रुपया ज्यादा मिला। और मैंने चंपत राय से, अनिल मिश्रा से, गोपाल राव से शिकायत किया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, और धीरे धीरे अनिल मिश्रा ने महिपाल सिंह को किनारे कर दिया। अगर ये बात गलत थी महिपाल सिंह की, तो चंपत राय को महिपाल पर इस्तीफा, मुकदमा लिखाना चाहिए था कि 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास का मंदिर, प्रभु श्री राम का मंदिर, तो 140 करोड़ लोगों का मंदिर नहीं है, पूरी दुनिया में जो लोग प्रभु श्री राम को मानते हैं उन सब का मंदिर है। नहीं, लेकिन ये नहीं पूरी बात होने दीजिए। तो महिपाल पर चंपत राय जी ने केस क्यों नहीं किया? जब दीनानाथ वर्मा, जेई इंजीनियर, जिसने ट्रस्ट के अंदर काम किया, जब उसने आरोप लगाया कि अनिल मिश्रा 40% कमीशन लेते थे, उसने आरोप लगाया कि इन्होंने कई बाहरी काम करवा दिए, जो लोग मंदिर में काम करने आए, एल्युमिनियम का और सारी चीजों का काम बाहर भी हुआ। जब इस तरह के आरोप लगाए तो क्यों नहीं अनिल मिश्रा ने दीनानाथ पर मुकदमा लिखाया? क्यों नहीं मानहानि का केस कर दिया? क्यों नहीं प्रेस के सामने आकर कहा कि दीनानाथ मुझको बदनाम कर रहे हैं? बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोले इस बात को? ये चुप्पी साबित करती है कि आप चोर थे, आप डकैत थे। आपने 140 करोड़ लोगों की आस्था पे डकैती डलवाई है। और जो लोग डेली रुपया चुरा कर ले जा रहे थे, जिन लोगों ने आभूषण चुराया, जिन लोगों ने चांदी की चोरी की, जिन लोगों ने चांदी की ईंटें चुरा कर लेकर गए, जो लोग महिलाएं आकर अपना आभूषण भगवान को समर्पण करती थी, जिन्होंने उसकी चोरी की, उसको संरक्षण देने का काम चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल करते थे। ये सब उसके भागीदार हैं, इसीलिए आज इनको इस्तीफा देना पड़ा। अगर ये ईमानदार होते तो सांच को आंच नहीं, डंके की चोट पर लड़ते, और अगर ईमानदार होते तो ये घटना ही ना होती, पहली बात। लेकिन अभी जब बात निकली है तो एसआईटी बनी, और एसआईटी के को लेकर के ये कहा गया कि जिनके पास भी प्रमाण है वो कम से कम एसआईटी में जाकर के दें। तो संजय सिंह के अलावा तो कोई गया नहीं। जितने लोगों ने आरोप लगाया, सब मीडिया में आरोप तो लगाते रहे, लेकिन अगर चोरी का प्रमाण था तो उनको आना चाहिए था देने। मैं कह रहा हूं कि जिस समय चोरी का सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने लिखा पेज और ट्विटर पे, तो उसी समय क्यों नहीं विरोध किया ट्रस्ट ने? या गलत बोल रहे हैं? जितने ट्रस्टी हैं 12, 13, 14, 15 सब इकट्ठा होते, बुलाते सबको और प्रेस करते कि माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गलत आरोप लगा रहे हैं। बोलना चाहिए था। सीधा सीधा हमला, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधा हमला किया था ना कि चढ़ावा में चोरी हो रही है। उन्होंने कोई दबी जबान या शब्दों का हेर फेर नहीं किया था। क्यों नहीं चंपत राय एंड एसोसिएट ने आकर के उस समय खंडन किया? जितने ट्रस्टी थे बैठते, सब प्रेस बुलाते और कहते हैं कि हमारे ट्रस्ट में पैसे की कोई घपलेबाजी नहीं हुई है, कोई चोरी नहीं हुई है, किसी तरह का आभूषण चोरी नहीं हुआ है। आप बताइए, कूड़े के ढेर से रुपया मिला? अभी सूचना आपको हो गई होगी, 80 लाख रुपया बरामद हुआ, 79 लाख कुछ बरामद हुए रुपए। क्या है ये? कौन काहे का प्रमाण दें? जब रुपए बरामद हो रहे हैं लोगों के घरों से चढ़ावे के, तो काहे का प्रमाण देने जाए एसआईटी को? और हमें एसआईटी विश्वास नहीं। तो पहली बात सुनो भैया, ट्रस्ट कह रहा है, जांच की मांग कर रहा है, ट्रस्ट ही एफआईआर लिखा रहा है, ट्रस्टी को ही रिपोर्ट सौंपी जा रही है। मतलब जिसके खिलाफ आरोप है ट्रस्ट के खिलाफ डकैती कराने का, उसी को तो जो है सौंपी जा रही है रिपोर्ट। ट्रस्टी की ही मांग पे तो सब हो रहा है। ये कुछ है ही नहीं है। मैं तो पहले दिन कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं पूरी ईमानदारी के साथ, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन पर एक ट्रस्ट बना था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया था। इस ट्रस्ट ने 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस विश्वास के साथ एक ट्रस्ट बनवाया था, उस विश्वास को भी तोड़ने का काम किया है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस पूरी घटना को संज्ञान में स्वतः ले लेना चाहिए और इस पूरे ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश से इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, जब तक परत दर परत एक एक खंड न खुल जाए इसका, कि किसने कितनी चोरी की, कब कैसे की, कितना डाका डाला, किन लोगों ने संरक्षण किया, किन लोगों ने आंख मूंद के डकैती होने दिया, सारे तथ्य बाहर ना जाएं, तब तक ये सारे ट्रस्टी जितने हैं, इनके मंदिर के प्रवेश पर रोक लगा देनी चाहिए, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। और अगर जांच में आ जाए कि ये निर्दोष हैं तो इनको बहाल किया जाए, वरना इन पर भी मुकदमा लिख करके। वैसे जो राम मंदिर का फैसला आया वो आस्था के आधार पर आया, तो ये भी तो 140 करोड़ लोगों की आस्था का सवाल है।
किसी 1, 2, 4, 5 आदमी की आस्था का सवाल नहीं है। जिसने 1 रुपए का सिक्का भी डाला है, ये उसके समर्पण और आस्था का सवाल है। और जिसने 5 करोड़ 10 करोड़ दिया है, उसके भी आस्था और विश्वास का सवाल है। तो इन्होंने तो लोगों की आस्था और विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। इन पर भी कठोर मुकदमा चल के कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एसआईटी की जो रिपोर्ट अभी तक आई या जो जानकारी आई, 8 लोगों पर एफआईआर हुआ, वो सारे पकड़े गए। बाकी लोगों का तो न, तो अगर नाम आया होता तो उन पर भी एफआईआर होता। पहली बार का मुझे एसआईटी पे विश्वास नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं मुझे नहीं है भाई। एसआईटी जब मैंने देखा है कि ट्रस्ट के लोगों के चरणों में लेटी हुई है, काहे की एसआईटी? हम नहीं सहमत हैं इस एसआईटी से। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे इसी अयोध्या में और भाफड़ देकर गए थे, दूध का दूध पानी पानी कर देंगे, लोग शांत रहें। सोचिएगा जरा, हर हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री जी राम मंदिर आते हैं 2 बार, दर्शन करते हैं, अच्छी बात है। प्रभु श्री राम का दर्शन करते हैं, अच्छी बात है, आशीर्वाद लेते हैं। आप सोचिए, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी हफ्ते में 2 बार आते हैं, उन्हीं की नाक के नीचे लगातार डकैती हो रही थी, जान तक नहीं पाए। कहां है उनका खुफिया तंत्र? कहां है उनकी सुरक्षा एजेंसी? लेकिन कहा तो ये गया कि भाई, मैं पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए भाई। हफ्ते में 2 बार आते थे और भनक तक नहीं लगी। मानिए, सोचिए आप, ये इसको ध्यान में रखकर सोचिए कि जिस मंदिर में हफ्ते में 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जाते हो और कई वर्षों से लगातार वहां पर डकैती लूट हो रही थी, आभूषण रुपए चोरी हो रहे थे। जो लोग आभूषण चुरा रहे थे, रुपए चुरा रहे थे, उनका मनोबल कितना मजबूत था और माननीय मुख्यमंत्री जी का तंत्र कितना कमजोर था। इस घटना के बाद तो मुख्यमंत्री जी को बोलने का कोई हक ही नहीं है। उनकी नाक के नीचे डकैती और लूट हो गई, जहां हफ्ते में 2 बार जाते थे, वो क्या बोलेंगे? ये तो उनको खुद शर्म आनी चाहिए। शर्मसार करने वाली घटना है उनके लिए। और एसआईटी माने कुछ नहीं। मैंने पहले कहा, पहले दिन कहा, मैं आज भी कह रहा हूं, अगर जब ये तय है कि बगैर चंपत राय की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता था ट्रस्ट में, बगैर चंपत राय अनिल मिश्रा की मर्जी के कुछ नहीं होता था भाई। बाकी ट्रस्टी कोई आते ही नहीं है, सब बाहर रहते हैं। हमारे आदरणीय राजा बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जी ट्रस्टी थे, उनका देहांत हो गया। वो ईमानदार एकदम, उन्होंने अपना समर्पण दिया होगा, लेकिन 1 रुपए की शायद चाय न पियो कभी। ट्रस्ट की बहुत ईमानदार, मैं डंके की चोट पे इस बात को कह रहा हूं। राजा अयोध्या श्रद्धेय बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा दुनिया में नहीं है, उनको नमन करता हूं। लेकिन ये तो बाकी चोर है। नहीं, बहुत सारे और भी लोग हैं। नहीं, जो यहाँ रहते थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो राम मंदिर परमानेंट देखते थे, परमानेंट कौन रहता था? चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इनके अलावा कौन रहता था? बाकी तो कभी कभार मीटिंग में आ गए या कभी बुलाने पे आ गए, उनके अलावा कौन रहता था? आप बताइए, जिन्होंने कल एफआईआर कराया है ट्रस्टी महोदय ने 8 लोगों के ऊपर, अभी तक कहां थे? अगर हम सवाल पूछे, वो ट्रस्टी हैं, अभी तक कहां थे? किस कुंभकर्ण की नींद में वो सो रहे थे कि अचानक कल उनको ज्ञान हो गया कि राम मंदिर में चोरी हो गई और आपके 8 लोग मुकदमा लिखा दिया? ये मुकदमा चंपत राय ने क्यों नहीं लिखाया? हमारा सवाल है भाई। ट्रस्ट के महासचिव की जिम्मेदारी होती है ना, जैसे हर चीज पे बयान किसका आता था? चंपत राय, किसी और का बयान तो नहीं आता था ना। राम मंदिर ट्रस्ट का कोई भी कार्यक्रम हो, प्रेस विज्ञप्ति चंपत राय, बयान चंपत राय, कभी कभार अनिल मिश्रा को भी मौका मिल जाता था, क्योंकि छोटे पार्टनर वो भी थे, तो कभी कभार मौका वो भी पाते थे। लेकिन आप बताइए, इतने बड़े घटना चक्र पर जो कई वर्षों से चल रहा है और इधर 30 दिनों से 25 दिनों से पूरी सुर्खियों में है, सारे चैनल, सारी मीडिया का प्रमुख खबर है, सारे अखबारों के पूरे पन्ने की खबर है, सारे चैनलों में दिन में 2-2, 3-3 बार जिस मुद्दे पर डिबेट हो रही हो, चंपत राय क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? आप बताइए। क्योंकि संरक्षण था, उनके संरक्षण में डकैती हुई है, उनके संरक्षण में लूट, उनकी जानकारी में थे सारी बातें। जब अनिल मिश्रा कमीशन खोरी करते थे, वो भी इनकी जानकारी में थी, इन्होंने नहीं रोका। जब चढ़ावे के रुपए चोरी हो रहे थे, इनकी जानकारी में थी, इन्होंने नहीं रोका। जब नहीं रोका तो आप भी अपराधी हैं। मौन स्वीकृति भी तो अपराध है, तो समर्थन है ना भाई। अगर आप चोरी कर रहे हैं, मैं अपनी आंख से देख रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं, तो इसका मतलब मेरा मौन समर्थन है। तो मौन समर्थन देने वाला भी उतना ही भागीदार है, इसलिए तो इस्तीफा देना पड़ा। वरना डंके की चोट पे कहते ना कि मैं ईमानदार हूं, इस्तीफा नहीं दूंगा। डंके की चोट पे आके प्रेस करते, रोज लड़ते, बोलते, बयान देते। जो लोग चोरी किए थे उनके ऊपर पहले दिन, प्रथम दिन एफआईआर कराते डंके की चोट पे, कुछ नहीं। ये प्रमाणित करता है, ये मौन स्वीकृति प्रमाणित करती है कि इन्हें डकैती कराई है। और इनके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। कमी है जो 8 हुई है, ये 13 लोग पे होनी चाहिए थी। इसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा, इनका भी नाम होना चाहिए था। और ये धारा वाला बहुत कमजोर बा है, इसको और मजबूत करना चाहिए।
ये 140 करोड़ लोगों का मामला है, इसको और मजबूत करना चाहिए। बहुत हल्का हो गया है मामला। और अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के बारे में क्या कहेंगे आप? महंत नृत्य गोपाल दास जी को चंपत राय ने हाशिए पर रखा था, उनकी बिल्कुल नहीं सुनी जाती थी, ना कोई उनसे राय मशवरा लिया जाता था और किसी ट्रस्टी से नहीं लिया जाता। मैं उसके 2-3 उदाहरण आपको दे दूं। जब 2020-21 में हमने जमीन घोटाला खोला 2 करोड़ वाली 20 करोड़, उसके बाद सारे चैनल और अखबार वाले अयोध्या आ गए, अखबारों में बड़ा बड़ा छपा। नृत्य गोपाल दास का बयान आया, मुझे जानकारी नहीं जमीन खरीद फरोख्त की। दूसरे ट्रस्टी दिनेंद्र दास जी महाराज अयोध्या में रहते हैं, निर्मोही अखाड़ा, उन्होंने कहा मुझे भी जमीन की खरीद फरोख्त की कोई जानकारी नहीं। और उनका तो कल बयान आया कि भगवान राम ने मेरे चेहरे पर कालिक लगने से हमको बचा लिया। अब आप सोच लीजिए कि दिनेंद्र दास जी का जो बयान आया कितना गंभीर है कि प्रभु श्री राम ने मेरे मुंह पे कालिक लगने से मुझको बचा लिया। तीसरे ट्रस्टी आदरणीय राजा अयोध्या साहब, उन्होंने भी उस दिन बयान दिया कि भाई जमीन खरीद फरोख्त की मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो जब किसी को जानकारी ही नहीं थी, केवल चंपत राय जी स्वयं सारा काम करते थे, क्या मतलब? और उसके बाद अभी देखिए जब एक घटना चढ़ावा चोरी की आई, डकैती की, तो पूज्य नृत्य गोपाल दास महाराज जी के जो उत्तराधिकारी हैं पूज्य कमल नयन दास जी, उनका क्या बयान आया? उन्होंने कहा ये सब चोर हैं। आप ये जानिए कि कमल नयन दास जी जो बोल रहे हैं वो पूज्य नृत्य गोपाल दास जी बोल रहे हैं। यही अयोध्या में माना जाता है कि कमल नयन दास जी ने जो कह दिया उसको मान लीजिए कि पूज्य नृत्य गोपाल दास जी कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो हो रहा, मतलब वही एक है, दोनों दो चीज में एक जान समझ लीजिए। उन्होंने कहा चोर हैं। पूर्व सांसद माननीय विनय कटियार जी का बयान क्या आया? ये सब चोर हैं। बगल के सांसद माननीय ब्रिजभूषण सिंह जी पूर्व सांसद का क्या बयान आया? इसमें तो कोई समाजवादी पार्टी का नेता है नहीं। भाई कमल नयन दास नृत्य गोपाल दास जी तो सपा में नहीं है ना, विनय कटियार जी तो सपा में नहीं है ना, ब्रिजभूषण सिंह जी तो सपा में नहीं है ना, और ये सब बता रहे हैं ट्रस्टी चोर हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या? जब उन्हीं के दल के लोग उनको चोर बता रहे हैं, उनके साथ के लोग चोर बता रहे हैं। भाई विनय कटियार जी का तो संघर्ष का अयोध्या में एक इतिहास है ना, और उन्होंने चोर कहा इनको। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है ट्रस्टियों के लिए कि उनके लोग ही उनको चोर कह रहे हैं। अगर चोर कह रहे हैं किसी आधार पे कह रहे होंगे, उनको भी जानकारी थी क्या घटना हो रही है, सब जानते हैं। लेकिन सब कुछ कहने के बाद सारे लोग एक लाइन और भी कहते थे कि चंपत राय की इंटीग्रिटी पे बहुत सवाल नहीं उठाए जा सकते, चंपत राय चोरी नहीं कर सकते, चंपत राय खुद से ईमानदार है। नहीं, उन लोगों को लगता था, मुझे लगता है कि शायद चंपत राय बच जाएं तो आगे कुछ ओबलाइज कर सकें, इसलिए लोग तेल पानी लगा रहे थे, हमें ऐसा लगता है। ये कहां लिखा है कि एक कुर्ता धोती पहनने वाला डकैत नहीं हो सकता, चोर नहीं हो सकता? ये कहां लिखा है? आप बताइए। अगर सुनिए मेरी बात, अगर ऐसा है तो इस्तीफा क्यों दिया? फिर ईमानदार आदमी क्यों इस्तीफा देगा? मैं तो ना देता। दबाव होगा। काहे का दबाव? किसका दबाव? तो आपको लगता है कि वो इस्तीफा उन्होंने दिया है या इस्तीफा उन्होंने दिया है या उनसे लिया गया? लिया कौन है? कोई जबरदस्ती लिखवा लेगा? अगर न देते तो बर्खास्त किया जाते, तब मानते कि हाँ नहीं दिया। कहा गया कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया। ईमानदार आदमी है तो कौन, तो नैतिकता तो है। ईमानदार होते तो फिर क्या मतलब था? कोई वो नहीं कहते जांच कराओ पूरी। अगर ईमानदार होते कहते पूरी जांच कराओ और खुद मांग करते। अगर चंपत राय जी ईमानदार होते खुद प्रेस करते, प्रेस बुलाते, कहते कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जांच करे, माननीय प्रधानमंत्री सीबीआई से जांच करावे इसकी, तब हम मानते चंपत राय ईमानदार हैं। वो तो चले गए, बिल्कुल गुप्त हो गए। लेकिन आपकी पार्टी पर तो यही आरोप लगता है ना कि राम मंदिर को रोकने, राम मंदिर कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले आप लोग, जो ऐसे लोग जिन्होंने आज तक राम मंदिर में आके दर्शन नहीं किया, तो ये बात तो मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि ऐसे लोग समाज। सुनिए, मुख्यमंत्री जी के पास कुछ, अब फिर वही बात मैंने कहा ना, हफ्ते में 2 बार दर्शन करने आते थे। नहीं, वो तो बात आपने कह दी। और सुनिए, सब आगे भी जोड़ दूं, जैसे वो कहते हैं ना कि गोली तो चलाए थे निपेंद्र मिश्रा, गोली चलवाने वाले निपेंद्र मिश्रा थे। मुख्यमंत्री कौन था? किसके आदेश पर? प्रमुख सचिव कौन था? गोली निपेंद्र मिश्रा ने चलवाई थी ऑर्डर देकर डीएम को। उसमें मुलायम सिंह जी का कोई रोल नहीं था, वो तो जाने नहीं पाए थे। निपेंद्र मिश्रा ने चलवाई और मंदिर समिति के अध्यक्ष है, निर्माण समिति के। कोई दोष नहीं था नेताजी का, मुलायम सिंह जी का। निपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई थी कानून व्यवस्था को सही रखने के लिए, डीएम से कह के। नेताजी का कोई रोल नहीं था, और गोली चलवाई और मंदिर समिति के अध्यक्ष है। अब योगी जी के पास बोलने के लिए बचा नहीं है। जब हाथ से सब फिसल गया,
उनके मुख्यमंत्री रहते हुए आस्था पे डाका पड़ गया तो क्या बोले? किसियानी बिल्ली खंभा नोचे तो सपा को गाली दो। नहीं तो अखिलेश जी तो अभी तक आए नहीं ना भाई दर्शन सपा करने। को तो अखिलेश जी ने तो कहा है ना कि हमारा शंकर भगवान का मंदिर बन रहा है केदारेश्वर महादेव, इसी बस 1-2 महीने में उसका भव्य उद्घाटन होगा। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम आएंगे, क्या दिक्कत है इसमें? भाई प्रभु श्री राम शंकर जी के भक्त थे। अगर हमने मन में ठान लिया कि प्रभु श्री राम जिसकी पूजा करते थे, हम उस देवता का शंकर भोलेनाथ का केदारेश्वर भव्य मंदिर बना के और दर्शन पूजन करके प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, तो इसमें विवाद किस बात का? भाई इसमें कौन सा विवाद है? तो तैयारी है उनकी आने की? बिल्कुल है। क्या तैयारी? भाई बिल्कुल तैयारी है। ये देखिए, ये आस्था का विषय है। हमने तो कभी नहीं कहा कि योगी जी क्यों रोज रोज दर्शन करने आते हैं। हमने कभी कहा? भाई आदमी की आस्था है, आदमी आ रहा है। मैं हर मंगलवार हनुमानगढ़ी बजरंगबली दर्शन करता हूं, किसी को पूछने का कोई हक नहीं। ये मेरी आस्था है। मैं कलावा बांधता हूं, ये मेरी आस्था है। मैं टीका लगाता हूं, मेरी आस्था है। इस पे किसी का, ये मेरा निजी विषय है। तो अगर अखिलेश जी की ये आस्था है कि प्रभु श्री राम जिस भगवान भोलेनाथ का पूजा करते थे, जिनको अपना आराध्य मानते थे भोलेनाथ का, उन केदारेश्वर महादेव का भोलेनाथ का भव्य मंदिर बनाने के बाद हम प्रभु श्री राम के चरणों में आकर दर्शन पूजन करेंगे, तो उसमें विवाद किस बात का, तकलीफ किस बात की? और ये बताइए, ये निजी आस्था का विषय है ना, किसी के पेट में दर्द क्यों है? हम आएंगे कि नहीं आएंगे, खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, कपड़ा आप कौन होते हैं पूछने वाले? हम मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, किसको अधिकार है? तो मेरा निजी विषय है ना, मंदिर जाना न जाना हमारी आस्था, मेरा विषय है। हमें भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या योगी जी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम अगरबत्ती सुलगाएंगे कि नहीं सुलगाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। हम कैमरे के सामने भक्ति नहीं करते। आस्था हमारा निजी विषय है, वो हमारा विषय है। हमें किसी भाजपा के नेता से अपनी आस्था का, भगवान की पूजा का, दुर्गा पूजा, भगवती पूजा, बजरंगबली की पूजा, हनुमान जी की पूजा, राम जी की पूजा, किसी देवी देवता की पूजा का सर्टिफिकेट किसी भाजपा नेता से नहीं चाहिए। उनको हक भी नहीं है। और इस चढ़ावा चोरी ने तो इनका चरित्र खोल दिया। ये जो असली राम भक्त बनते थे, इस चढ़ावा चोरी ने इनका सारा चरित्र खोल दिया है। राम तेरी गंगा मैली हो गई। ये जितना दिन भर राम राम जपते थे, राम राम जपना पराया माल अपना, ये सारा चरित्र खुल गया। अब सारा चरित्र खुल के आ गया। अब तो इनका सर्टिफिकेट और नहीं चाहिए। अब आप सोचिए, जिसने 5 रुपया दिया वो भी कह रहा चोर है, और जिसने 5 करोड़ दिया वो भी कह रहा चोर है। गांव की आखिरी झोपड़ी तक आवाज निकल के आ रही है, ट्रस्टी चोर है, चढ़ावा चोर है। क्या बचा इनके पास? इनका चरित्र खुल के सामने आ गया। प्रधानमंत्री यहीं आते हैं, मुख्यमंत्री यहीं आते हैं, ढेर सारे मंत्री यहीं आते हैं। सुरक्षा व्यवस्था इनकी है, सीआरपीएफ इनका है, चौकी इंचार्ज दरोगा कोतवाल इनका है, डीएम एसडीएम एसएसपी इनका। उसके बाद लूट हो गई। हाय राम, राम जी भी शर्मिंदा होंगे, कहां फंस गए हो इन चोरों के बीच में। तो आपको लगता है कि क्रेडिट आपको जाता है? क्योंकि नहीं, क्रेडिट नहीं। फिर मैं कह रहा हूं, हमारी आस्था का विषय है। हमने आज तक कभी आप बता दीजिए, समाजवादी पर जैसे शंकर भोलेनाथ का मंदिर बन रहा है, कभी बता दीजिए अखिलेश जी ने कहा हो कि हम भोलेनाथ का मंदिर बना रहे हैं, हमें वोट दो? कभी कहा हो बता दीजिए? श्रीमती डिंपल यादव हमारी सांसद ने कभी कहा हो बता दीजिए? या हमारी पार्टी किसी नेता ने कहा हो कि हम भगवान भोलेनाथ का मंदिर बना रहे हैं, हमें वोट दो? बताइए। हम फिर कह रहे हैं, हमने चढ़ावा चोरी, भगवान हमारे आराध्य हैं, हमने इसलिए खोला है। हमारी आस्था है प्रभु श्री राम में, हम अयोध्यावासी हैं, हमने इसलिए खोला है। अगर हम कभी पूरे चुनाव में कह दें कि हमने चढ़ावा चोरी खोली थी, हमें वोट दो, तो आप बताइएगा। लेकिन चुनावी मुद्दा तो बनेगा ना, इसको तो लेके आप जाएंगे चुनाव में। ये हमारा मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा जनता के घर घर पहुंच गया। जनता खुद चिल्ला रही है। जो गांव का गरीब आदमी, गांव में जो चौपाल लगा के शाम को चाय की दुकान पे बैठते हैं बूढ़े बुजुर्ग, अब वो चर्चा कर रहे हैं गांव गांव कि अरे भैया हमारा जो चढ़ावा रहा, हमारा समर्पण रहा, वह चुराए लेंगे। ये अपने कुकर्मों से इस समय चर्चा का विषय है इनके। हमारी देन नहीं है। ये अपने कुकर्मों से गांव गांव गाली खा रहे हैं और चढ़ावा चोर कहे जा रहे हैं, चढ़ावा डकैत कहे जा रहे हैं। इनका सबका चरित्र खुल के आ गया। ठीक है, तो पवन जी, अयोध्या पर तो हम लोगों ने बहुत चर्चा कर ली। अब जरा कुछ अयोध्या से इतर चलते हैं। ये बताइए कि चुनाव आप लड़े, 2012 में पहली बार विधायक हुए। जी बिल्कुल। मंत्री भी बन गए जी। मंत्री भी रहे। लेकिन कौन सा ऐसा चुनाव है जो आपको सबसे ज्यादा अपील किया, जिसका आपको अभी तक मलाल है कि ये चुनाव, जैसे पिछली बार आप हार गए? 2004 और 5 में लखनऊ यूनिवर्सिटी का उपाध्यक्ष हुआ था। 2005 में मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय अध्यक्ष का चुनाव लड़ना था। मैंने बहुत तैयारी की थी, लेकिन अंतिम समय दुर्भाग्य से मेरा टिकट कट गया था। कैसे कट गया था? अब रीजन जो भी रहे, लेकिन माननीय श्रद्धेय नेताजी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझको बुलाया और कहा कि
पवन इस बार तुम मत लड़ो। और मैं उनका एक समर्पित कार्यकर्ता था, मैंने उनकी बात को सिरोधार्य किया और मैं चुनाव नहीं लड़ा। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष नहीं बन पाया, मुझे आज तक उस बात का मलाल। मैं विधायक हो गया, मंत्री हो गया, मैंने शपथ ली, लेकिन मेरे दिल में अंतिम समय तक एक पीड़ा कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नहीं हो पाया। दर्द है और सारे चुनाव से बड़ी पीड़ा है। नहीं, बाकी मैं विधायक बना, मंत्री बना, 2 चुनाव लड़ा, फिर लड़ने जा रहा हूं। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, माननीय अखिलेश जी के आशीर्वाद से लड़ूंगा चुनाव। लेकिन वो एक अलग टेस्ट था। छात्र संघ अध्यक्ष, छात्र संघ उपाध्यक्ष में हो गया था, 6 वोटों जीता था, लगभग 700-800 वोटों से। और छात्र संघ अध्यक्ष एक लगता था कि लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष पवन पांडे, वो टीस है दिल में, नहीं मिल पाया मुझे। तो सिर्फ आपने मुलायम सिंह जी या अखिलेश जी के कहने पे छोड़ दिया कि नहीं लड़ो? मैंने साल भर बहुत मेहनत की थी, ईमानदारी से की थी, और इस बात को श्रद्धेय नेताजी और अखिलेश जी जानते थे कि पवन ने ईमानदारी से मेहनत की, बहुत काम किया है। और लखनऊ विश्वविद्यालय के उस समय के मेरे साथी सहयोगियों का बहुत सहयोग था, हॉस्टल का भी बहुत सहयोग था, जो हमारे और विद्यार्थी पढ़ते थे उनका भी बहुत सहयोग था। मैं लड़ता तो मैं चुनाव जीतता, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन कहते हैं कि मैं नेताजी को बहुत प्यार करता था, अखिलेश जी को बहुत मानता भी था, आदर और सम्मान भी करता था। और आज मैं उतना जितना पहले करता था उतना ही आदर सम्मान मैं आज भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का करता हूं। उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने उनकी बात को, मैंने अपनी बातें रखी उनके सामने, उस समय ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो भी रहा हो, लेकिन नेताजी ने फिर एक बार कहा कि नहीं, मेरी इच्छा है कि तुम नहीं लड़ोगे। मैंने उनकी बात मान ली, लेकिन नेताजी ने उसी समय मुझसे कहा एक बात और, मेरी आंख में आंसू आ गया था। नेताजी ने कहा तुम्हारी आंख में आंसू रो रहे हो खाली एक अध्यक्ष के लिए, मैं तुम्हें इससे बड़ा दूंगा। तो नेताजी ने जो कहा था सो किया। नेताजी ने मुझे 2012 में टिकट दिया, गाड़ी दिया, चुनाव लड़ाया, चुनाव लड़ने के लिए सारे जितने चीजों की जरूरत थी उसकी व्यवस्था कराई अखिलेश जी ने, और मुझे विधायक बनाया, मंत्री बनाया। मैं कोई बड़े घर से नहीं था, ऐसा नहीं है, मेरे घर में भी खेती बाड़ी, परिवार में सब सारी चीजें थी, लेकिन हम कोई बड़े ऐसे परिवार के नहीं थे कि कोई राजनीतिक परिवार रहा हो, हमारे घर में कोई सांसद विधायक होता आ रहा हो, हमारा कोई ऐसा वो नहीं था। लेकिन नेताजी ने, अखिलेश जी ने मुझे राजनीति के इस स्थान पे पहुंचाने में श्रद्धेय नेताजी का और अखिलेश जी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन मेरा पूरा परिवार उसके आभारी और आजन्म रहेंगे। लेकिन टीस रहती है आपको उस चुनाव की? मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष नहीं हो पाया, मुझे बिल्कुल उस बात की टीस है, दर्द है। कहते हैं कि बैलेट बॉक्स खुला तो आपकी पर्ची निकल रही थी? हाँ बिल्कुल। क्या था? बिल्कुल, बहुत से बच्चों, विद्यार्थियों ने कागज में लिखकर उस बैलेट बॉक्स में डाला था कि हमारा अध्यक्ष पवन पांडे। हमारे साथियों का, वहां जो विद्यार्थी थे जिनके लिए मैंने पूरे साल संघर्ष किया था, जिनके साथ में खड़ा हुआ था, ये उनका प्यार और स्नेह था, ये उन लोगों का प्यार और स्नेह था। और उसको लोगों ने, जब मैं नहीं लड़ा तो बैलेट पेपर पे मेरा नाम ही नहीं था, तो लोगों ने पर्ची पेन से लिख करके हमारा अध्यक्ष पवन पांडे, उस प्यार का, उस संघर्ष के साथी के भाई के साथ को दोहराया था। एक तरह से मुझे आशीर्वाद ही दिया, मैं उसे आशीर्वाद ही मानूंगा कि हमारे साथी सहयोगियों का आशीर्वाद था मेरे लिए। लेकिन कहते हैं कि आपको नेतागिरी या फिर नेता बनने का शौक तब हुआ जब आपने राजनाथ सिंह को देखा, उनके ऑरा को देखा। यहाँ पर राजनाथ सिंह जी की नहीं है, जैसे मेरे परिवार के लोग, मेरे माता पिता चाहते थे मैं पढ़ लिख के अधिकारी बनूं, वो चाहते थे। जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी पढ़ने गया तो मेरे पिताजी जाके मेरा वैस आईएएस में एडमिशन भी कराए थे, जो आईएएस पीसीएस की कोचिंग है। कैप्टन पीएम त्रिपाठी सर हैं, वो आज भी हैं, कभी कभार मेरी उनसे बात होती है। मैंने कुछ दिन कोचिंग भी की थी आईएएस पीसीएस की, ऐसा नहीं है, अपने पिताजी के दबाव में। लेकिन मुझे लगता मैं 8th या 9th में था, एसएसबी इंटर कॉलेज, हमारे प्रधानाचार्य हुआ करते थे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, अभी भी हैं, उनका आशीर्वाद रहता है मेरे ऊपर। तो विद्यालय का वार्षिकोत्सव था और राजनाथ सिंह जी माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, वो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे विद्यालय कार्यक्रम में। मेरे अंदर थोड़ा उत्सुकता ज्यादा रहती थी राजनीति के प्रति, क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे। तो मैंने देखा कि मुख्य अतिथि के आने के पहले पूरी पुलिस की फ्लीट, सीओ, एसओ सब लोकल खड़े हो गए, डीएम कप्तान आ गए और सारे अधिकारी पूरा खड़े हो गए। और जब माध्यमिक शिक्षा मंत्री का पूरा काफिला आया तो अधिकारियों ने दौड़कर उनके कार का गेट खोला, सल्यूट किया राजनाथ जी को, पूरा जो ऑनर होता है वो सब किया गया, पूरा जो प्रोटोकॉल था। दिमाग में बात आई, हमने कहा हम अधिकारी बन जाएंगे तो हम भी सल्यूट मारेंगे, गेट खोलेंगे। हमने कहा ये नहीं ठीक है, सल्यूट मारना नहीं, सल्यूट लेना है।
उसी दिन से फिर हम निकल पड़े अपने रास्ते पे। हमने अपने दिल दिमाग दोनों को मजबूत किया। छोड़ दिया IAS वाईएएस नहीं बनना है। हाँ, मतलब घर में नहीं बताया, लेकिन दिल और दिमाग अपने को आंतरिक से मजबूत कर लिया था। घर बताई मारा जाए। हाँ, पिताजी पता लगा रोज 2-4 बेद पाते हम। इसीलिए मैं आपको बताऊं, मैंने जब इंटर पास किया है SSB इंटर कॉलेज से, तो मेरे पिताजी ने कहा जाओ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरो। मैं गया, मैंने इलाहाबाद और लखनऊ दोनों भरा, दोनों जगह एंट्रेंस हुआ था। तो जो लोग इलाहाबाद में जब मैं एंट्रेंस देने गया तो पीछे आंसर शीट मैंने खाली छोड़ दी थी। नहीं जाना था इलाहाबाद? हाँ, नहीं जाना था मुझे। क्यों? और मेरी इच्छा नहीं थी, मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी पसंद था। मैंने पूरी आंसर शीट खाली छोड़ दी। जब रिजल्ट निकला मेरा नाम ही नहीं आया, और लखनऊ यूनिवर्सिटी पूरा भर दिया था, लिस्ट आई, मेरा नाम आ गया। मैंने वहां जाके एडमिशन लिया। नवंबर के महीने में सूची आई थी, मैंने एडमिशन लिया, मुझे याद है 1999 नवंबर में। आप तो पढ़ने गए थे तो फिर नहीं, पढ़ने गए थे माता पिता के हिसाब से, लेकिन अंदर से हमारी मानसिकता, हमारे जो करना वो मजबूत था। पढ़ने नहीं गए थे, नेता ही बनने गए थे। भाई राजनीति करने के लिए पढ़ना जरूरी है ना। अगर पढ़ेंगे नहीं तो भांफड़ा कैसे देंगे, विचारों से लड़ेंगे कैसे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे माननीय अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे हैं, तभी तो उन्होंने उत्तर प्रदेश का इतना विकास किया, उत्तर प्रदेश को विकास के मामले में एक नया आयाम दिया। तो पढ़ना लिखना ज्ञान तो जरूरी है, बगैर ज्ञान के कोई मतलब ही नहीं है। नहीं तो अखिलेश जी से कैसे मुलाकात हुई आपकी? आप नेताजी के 2-3 चीजें हैं। जैसे मैं श्रद्धेय नेताजी से फैजाबाद में 1-2 बार मिला था कई कार्यक्रमों में, लेकिन वो मुझे पहचानते जानते नहीं थे। जैसे मेरे अंदर एक ललक थी शुरू से नेताजी के प्रति, मेरा एक अपना भाव अच्छा रहता था। जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गया तो डालीगंज में डॉक्टर गोविला होते थे, दांत के डॉक्टर। अच्छा। तो नेताजी हर हफ्ते उनको दांत दिखाने जाते थे। तो IIT चौराहे पर लल्ला की चाय की दुकान थी। मैं वहां चाय पी रहा था, नेताजी की फ्लीट गुजरी, वही बगल में पान की दुकान थी। हम लोग चाय पी रहे थे, कहा नेताजी जा रहे हैं, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी। हमने कहा जा रहे हैं? बोले वो डालीगंज में दांत की दुकान, वहीं जा रहे हैं। हमने IIT चौराहे से तुरंत वहीं टेम्पो पकड़ा, हम पहुंच गए डॉक्टर गोविला की दुकान पे। तो फ्लीट पूरी खड़ी थी। उस समय नेताजी के सुरक्षा अधिकारी शिव कुमार जी हुआ करते थे और अरविंद हुआ करते थे, साथ में रहते थे अरविंद। तो नेताजी जैसे निकले, मैं चिल्लाया नेताजी जिंदाबाद, धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद। मैं अकेला था। तो नेताजी ने देखा, बुलाया मुझको, मैं गया, पैर छुआ, बताओ क्या काम? हमने कोई काम नहीं, केवल आशीर्वाद लेने आए। क्या नाम? मैंने कहा पवन पांडे, अयोध्या फैजाबाद का रहने वाला हूँ, BA 1 का छात्र हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी का। ठीक। अब जैसे बड़े नेता होते हैं, छोटा सा लड़का मिला, अपना आशीर्वाद दिए, अपना फ्लीट चली गई, हम अपना हंसते मुस्कुराते हॉस्टल आ गए। हमारी खुशी ठिकाना नहीं था कि जिस नेता से हम जुड़ना चाहते हैं, जिस नेता को हमने आज पहली बार मतलब इतनी नजदीक से हमारा आमना सामना हुआ। हम रात भर सोचे, ये पान चाय वाला कह रहा था कि नेताजी हर हफ्ते दिखाने आते हैं। हमने मन बनाया कि जब नेताजी गुजरेंगे तब जाना है मुझको। और उसी समय थोड़े दिनों बाद BSNL का मोबाइल लॉन्च हो गया। BSNL वाला मोबाइल लॉन्च हुआ था, सिम। तो हमने उस चाय वाले लल्ला की दुकान के पास जो पान वाला था उसको हमने सेट किया। हमने कहा भाई जब ये जिप्सी और 5-6 एम्बेसडर गुजरेगी तो हमारे नंबर पे मिस कॉल मारोगे। अच्छा। तो हम जान जाएंगे नेताजी मतलब फ्लीट यहाँ से गई गोविला के यहाँ। तो हम जहां भी रहेंगे हम अपने सिस्टम में। तो जैसे वो फ्लीट वो देखता, अगर वो देख लेता कि हाँ जिप्सी हो सब, क्योंकि सायरन हूटर बजाते हुए गाड़ी जाती थी नेताजी की। नेताजी उस समय एक्स चीफ मिनिस्टर थे, उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे। ये घटना है 2000 समझ लीजिए, 99-2000। तो जैसे वो मेरे नंबर पे मिस कॉल मारता, मैं हॉस्टल में रहूं, विश्वविद्यालय के परिसर में कहूं रहूं, मोटरसाइकिल से, पैदल दौड़ते हुए या टेम्पो से, मैं डॉक्टर गोविला के यहाँ पहुंच जाता था। अच्छा। और जैसे नेताजी निकलते तैसे मैं जिंदाबाद लगाता। ऐसे 2-4-5 बार हुआ। फिर एक बार नेताजी जैसे निकले, मैंने लगाया, बुलाया मुझको नेताजी, कहते तुम ये बताओ तुम जान कैसे जाते हो मैं यहाँ आता हूँ। तो मैंने कहा नेताजी बस मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और मैं आ जाता हूँ। मैंने बताओ कैसे? हमने कहा ये नहीं बताएंगे। क्या अच्छा एक पर्ची पे अपना नाम लिख कर, तो मैं नाम अपना हॉस्टल ND 34 सब लिख कर दिया। 2 दिन बाद चिट्ठी आई कि हमको यूजन सभा का प्रदेश सचिव बना दिया गया। अच्छा, बिना किसी फॉर्मल मुलाकात के, बिना जाए गए हुए, सिर्फ बाहर नारेबाजी के बदौलत। हाँ, अच्छा, नेताजी ने बना दिया। और उसके बाद सन 2000 में जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का विवाह हुआ, उसके बाद मैं नेताजी ने मुझको इतने बुलाया, कोठी मिलने के लिए मैं गया नेताजी से। तो नेताजी ने मुझको सबसे पहली बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलवाया था।
उन्होंने मिलवाया हाँ, अखिलेश जी से। बिल्कुल मिलाया। और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कन्नौज से चुनाव लड़े। हम लोग गए थे कन्नौज के चुनाव में, लखनऊ से ट्रेन से बैठ के। हमारे 5-7 साथी थे, हम सारे लोग गए थे। पूरा जहां जनेश्वर जी की सभा होती थी, भाफड़ देते, जिंदाबाद लगाते। और उस समय अखिलेश जी से भी चूंकि भाफड़ देता था जिंदाबाद, तो धीरे धीरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जान पहचान बढ़ गई। फिर चुनाव जीते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी युवा प्रभारी बने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ कार्यालय जब बैठते हम लोग जाते थे मिलने। धीरे धीरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जान गए कि पवन पांडे है। नेताजी भी जान गए। फिर हम 2003 में जब छात्र संघ बहाल हुआ, माननीय नेताजी मुख्यमंत्री बने। मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा, मैं कुछ वोटों से हार गया। और जो हमारे राजपाल कश्यप जी चुनाव जीते उस समय राजपाल कश्यप जी अध्यक्ष हुए, उपाध्यक्ष हुए थे। मुझको चुनाव राजपाल कश्यप भाई ने हराया था। उसके बाद 2004 में फिर उपाध्यक्ष में लड़ा, वो अध्यक्ष लड़े। मैं उपाध्यक्ष का चुनाव 700-800 वोटों से जीत गया। और फिर उसके बाद जीतने के बाद हम सारे लोग नेताजी के पास सीधे 5 कालीदास गए। पूरे अखबारों में बड़ी बड़ी फोटो छपी छात्र संघ की नेताजी के साथ, माननीय अखिलेश जी के साथ। फिर धीरे धीरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जहां भी जाते पूरे तो हम लोग उनके पीछे साथ जाते। धीरे धीरे नजदीकियां, रिश्ते इतने मजबूत हो गए कि आज वो रिश्ते पूरे परिवार से हैं। आज अखिलेश जी का आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार पर रहता है। मेरे बेटा को भी बेटी को आशीर्वाद देते हैं वो। हाँ, बहुत तस्वीरें मैंने देखी हैं। और वो बिल्कुल मेरे बेटे का चाहते हैं पढ़ लिख के आगे बढ़े। ढेर सारा आशीर्वाद उन्होंने दिया, डिंपल भाभी ने दिया। लेकिन आपके लिए भी एक समय यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ होगा, जब नेताजी और अखिलेश जी के बीच एक विवाद हो गया, दूरी हो गई, पिता पुत्र में एकदम खाई सी स्थिति थी। आपको भी चुनना पड़ा होगा कि मैं किसके तरफ जाऊं। एक प्रोपोगंडा टाइप मामला रहा, समझ लो। परमानेंट अखिलेश जी के साथ थे। कौन? और मैं फिर कह रहा हूं, मैं अखिलेश जी के साथ 100% था और नेताजी से फोन पे बात भी करता था। नेताजी ने क्या बोला? नेताजी ने रोका नहीं कि तुम मेरे तरफ? मुझसे पूछते थे क्या किया तुमने, आज कहाँ गए, क्या रहा, क्या कहा तुमसे अखिलेश ने। इस तरह से नेताजी अपनी अंदाज बोलते थे, वैसे बोलते थे। मैं कहता था माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो कहा, आज ये काम किया, आज लैपटॉप बांटा है, आज कन्या विद्याधन दिया, आज अयोध्या में ये हुआ है। हमसे कहते थे ठीक है, मजबूती से रहो, अखिलेश जी के साथ रहो, पूरा मजबूती से काम करो, पार्टी मजबूत करो। कभी उन्होंने मुझसे कहा ही नहीं कि दाएं बाएं कहीं देखो सुनो कुछ, कभी कुछ नहीं कहा। बल्कि हमेशा, मैं बता रहा हूं, जब ये विवाद चल रहा था तब भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, श्रद्धेय नेताजी से फोन से बात करता था। मेरे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे। मुझे नेताजी ने, अखिलेश जी ने हमेशा आशीर्वाद दिया। मैं उन शब्दों को, मतलब मैं आपके सामने शब्दों में उसको व्यक्त नहीं कर सकता कि हमारे रिश्ते क्या थे नेताजी से। बस इतना जान लीजिए आप, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इतना योग्य नहीं हूं कि शब्दों में पिरो के आपको बता पाऊं। और आज भी वो रिश्ता जो नेताजी के समय हमारा शुरू हुआ था, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं कि आज उस रिश्ते को माननीय अखिलेश जी भी निभा रहे हैं। जो प्यार, आशीर्वाद मुझे श्रद्धेय नेताजी देते थे, उसमें आज नाखून बराबर भी कमी अखिलेश जी ने नहीं की है। आज भी वो उसी तरह, जिस तरह मुझे, क्योंकि उन्होंने देखा था, मैं फिर कह रहा हूं, जो आशीर्वाद इसमें मुझे श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी देते थे, उसको अपनी आंख से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देखा है, सब देखा है। हम जेल गए, नेताजी जेल मिलने आए। छात्र संघ चुनाव जब बंद हुआ, हम लोगों को जेल भेजा गया, हमारी जमानत कराई नेताजी ने, हमारी जमानत कराई नेताजी ने। गैंगस्टर लगा था, गैंगस्टर में हमारी जमानत कराई श्रद्धेय नेताजी ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेल मिलने आए, सारे सामान की व्यवस्था कराई, खाना पीना रहना सब कुछ, कई बार। तो जो रिश्ता था, उस रिश्ते को देखा। और मैं आज इस बात को, मतलब मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिस परंपरा की शुरुआत हुई थी, वो परंपरा आज भी कायम है। वो पुत्र की तरह आशीर्वाद देते थे, छोटे भाई की तरह आशीर्वाद देते, बस इतना अंतर है, इसमें कहीं कोई पता ही नहीं है। मैंने पवन जी वो तस्वीर भी देखी कि जब तेरही का भोज था और जब उस दौर में नेताजी के देहांत के बाद अखिलेश जी और धर्मेंद्र जी के बीच में आप बैठे थे, ये कौन सा रिश्ता था? अभी मेरा सौभाग्य है कि नेताजी की सेवा करने का मुझे अवसर मिला। जब नेताजी मेदांता में एडमिट थे तब भी मैं वहां था, तब भी हम वहां रहते थे। सुबह डेली जाते थे, वहीं अस्पताल में नीचे बैठे रहते थे, क्योंकि वहां तो डॉक्टर देखते हैं, कुछ करना रहता नहीं है भैया, जानते हो, बड़ा अस्पताल। कभी कभार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल लेते थे, इच्छा होती थी, वहां नीचे बैठे रहते थे दिन भर। हम लोगों का बड़ा भाव था नेताजी से। नेताजी नेता बनाने की फैक्ट्री थे। छात्र संघ से निकालकर, देखिए, छात्र संघ चुनाव बंद हो गया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा, उसको राजनीति में आने का मौका मिलता है छात्र संघ से, उसकी प्रतिभा निकल के आती है।
क्योंकि छात्र संघ चुनाव जो लड़ता है ना, वो जिंदा मुर्दाबाद, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, पुलिस की लाठी, उसको एक गहना है छात्र नेता का ये सब। उससे आगे निखरने का, लड़ने का मौका मिलता है। और नेताजी जानते थे कि हमें नई पीढ़ी को कैसे नेता बनाना, अपनी पार्टी को कैसे जवान रखना है। हमारे जैसे पता नहीं कितने लोगों को नेता बना दिया राष्ट्रीय श्रद्धेय नेताजी ने। सोचिए, बहुत लंबी फेहरिस्त है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, बीएचयू और हर जिले में डिग्री कॉलेज। पता नहीं कितने लोगों को छात्र संघों से निकालकर लोकसभा और विधानसभा पहुंचा दिया धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने। उस परंपरा को अखिलेश जी ने भी आगे बढ़ाया। वरना क्या है, जिसका बाप विधायक उसका बेटा विधायक, जिसका बाप सांसद उसका बेटा सांसद लड़ेगा। लेकिन नेताजी ने, अच्छा आप सोचिए इस बात को, जिस अयोध्या में लगातार भाजपा का कब्जा रहा हो, भाजपा की सीट मानी जाती रही हो, हमारे जैसे लड़के को चुनाव लड़ा के विधायक मंत्री नहीं बना दिया। श्रद्धेय नेताजी अखिलेश जी का जो आशीर्वाद है और देवतुल्य अयोध्या वासियों का आशीर्वाद। भाई ऐसी रणनीति बनाई नेताजी और अखिलेश जी ने कि अयोध्या के हमारे देवतुल्य मतदाता बंधुओं ने, बड़े बुजुर्गों ने, माताओं बहनों भाइयों ने हमें आशीर्वाद देकर जिता दिया। लेकिन पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माताजी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माताजी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया। और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहीं मेरा नाम गीता। कहीं बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं। और मैं नहीं गया, कहीं नहीं गया, मैं जाता भी ना। मेरे दिल, वैसे भी मैं कह रहा हूं, ठीक है लोग अपनी बात कहने के लिए आए, लेकिन मेरे दिल दिमाग में कभी, मैं बता रहा हूं, अगर आज भाजपा मुझसे कह दे, ईमानदारी से कह रहा हूं, लोग मुझे हो सकता है मेरा मजाक उड़ाए, हंसी का पात्र ले ले, आज भाजपा कह दे कि हम तुम्हें 27 में मुख्यमंत्री बनाए देव, आ जाओ भाजपा में, हम अखिलेश जी के साथ कुछ ना हो पाए, हम उनके साथ ही अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे, हमें मुख्यमंत्री बनना नहीं कबूल है। ये रिकॉर्ड पर रहेगा, इसलिए बोल रहा हूं, आपके रिकॉर्ड पे कह रहा हूं भैया, ईमानदारी से। हमें अखिलेश जी का साथ पसंद है, इसलिए पसंद है कि जब मैं कुछ नहीं था तो मुझे विधायक बनाया, लखनऊ यूनिवर्सिटी का उपाध्यक्ष बनाया, सरकार में मंत्री बनाया उन्होंने मुझे एक पहचान दी। मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा, मैं दूसरे की नहीं, अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। माता पिता की तो बात छोड़ दीजिए, मैं अखिलेश जी से कैसे आंख मिलाऊंगा दूसरी बात है, मैं अपनी स्वयं की निगाह में, अपनी निगाह में गिर जाऊंगा। मैं स्वाभिमान से पैदा हुआ हूं, स्वाभिमान से मरना चाहता हूं। स्वाभिमान से मर जाऊं वो ठीक है, लेकिन मैं अखिलेश जी को नहीं छोड़ सकता। तो पवन पांडे जी, आप नहीं छोड़ेंगे अखिलेश जी को, लेकिन आपकी पार्टी में लोगों ने छोड़ा है। क्या आपको तब दुख नहीं हुआ जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बातें कही, जब राजकुमार भाटी ने बातें कही, और मनोज पांडे ने तो कहा कि अगर कार्रवाई कर दी होती उस समय तो शायद मैं नहीं जाता। अच्छा सुनिए मेरी बात। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब रामचरितमानस के बारे में गलत टिप्पणी की, मैं पहला व्यक्ति था जिसने खड़े होकर विरोध किया था,
और मेरा इंटरव्यू आपके यूपी तक पे चला था। आज बनबीर सिंह दुनिया में नहीं है, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था। मैंने बोला था, मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य की बात का तत्काल खंडन किया था। पहली बात, राजकुमार भाटी जी ने जो किया, देखिए वो संदर्भ पूरा दूसरा था, लेकिन उसको दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया गया। लेकिन मैंने उस समय भी विरोध किया और मैंने अपने उस पर लिखा कि राजकुमार भाटी जी, आपको ऐसे किसी भी उदाहरण को नहीं देना चाहिए जिससे किसी भी समाज का अपमान हो। और उस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संज्ञान भी लिया और उनको मना भी किया। हम सारे जाति बिरादरी का सबका सम्मान करते हैं। हम कभी ऐसी कोई भाषा नहीं बोलना चाहते कि किसी जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय या किसी व्यक्ति को अपमानित होना पड़े। दोनों बात के उत्तर दिए। तीसरी रही मनोज पांडे की बात, मदारी फेल है, गिरगिट फेल है उनके सामने, मनोज पांडे के सामने। अच्छा आप बताइए, पूरी दुनिया हनुमानगढ़ी दर्शन कर रही है, पूरी दुनिया राम मंदिर जा रही है, सपा के पता नहीं कितने नेता राम मंदिर आए दर्शन करने, किसको रोका अखिलेश जी ने? जब आदमी के पास कोई बहाना नहीं होता ना, अब भाजपा में एक परंपरा है कि आप अखिलेश जी को जितना गलत बोलेंगे तो आपका महत्व बढ़ जाएगा, आप धर्म के आधार पर बयान देंगे तो भाजपा आपको अपनाएगी। तो अब यही कुछ नहीं पाए तो कहीं हमें प्रभु श्री राम के मंदिर दर्शन करे से रोके रहे। अरे जब मंदिरवा नए बना रहा ओकरे पहले कह दाएं आ रहे हो, मंदिर बनावे ताई यही बताए तो कह दाएं आ रहे हो। तो मनोज पांडे जी ने कभी दर्शन नहीं किया था इसके भाई पहले। फिर वही बात, कहां आए रहे? मनोज पांडे बताते थे कि श्रद्धेय नेताजी अखिलेश जी वो कसीदा पढ़ते थे 24 घंटा उनका। हमने तो अपनी आंख से उनको चाट वार्ता करते देखा है ना, कोई अलग थोड़े रहे। बिल बिलाते हुए देखा था उनको। आवाज जो है खाली सत्ता की मलाई चाटनी थी, उसके बगैर रह ना पाते और बहुत सी ढेर सारी कमियां थी तो भाग गए। देखिए आरोप लगाना बहुत आसान है किसी पे भी। हमसे तो आज तक अखिलेश जी ने कभी नहीं कहा कि तुम यहां ना जाओ वहां ना जाओ, हमें तो कभी रोके नहीं। इन्हें क्यों रोकेंगे? ये सब देखिए, ये सब तरीके हैं भाजपा के नेतृत्व की निगाह में आने का तरीका है कि भैया हमको राम मंदिर नहीं जाने दिया। अच्छा जिस दिन अखिलेश जी ने रोका था उस दिन उन्होंने क्यों बयान नहीं दिया? अगर असली मर्द रहे तो वही दिन बोलते। जिस दिन अखिलेश जी ने रोका था इनको, उसी दिन जब निकलते कार्यालय से प्रेस कर देते कि मैं राम मंदिर जाने की बात कर रहा था, अखिलेश जी ने मुझको रोका, मैं पार्टी से इस्तीफा देता हूं विधानसभा से। तब जाने बड़ा मर्द हो। तो कोई रोका नहीं। राजनीति में दोगलापन नहीं चलेगा, जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। नहीं वो भी बहुत। देखिए दूसरी बात, क्या अखिलेश जी अधार्मिक व्यक्ति हैं? क्या साबित करना चाहते हो? बजरंग बली की इतनी बड़ी मूर्ति जिसकी सफाई में लगा हो, आज आप चले जाइए जहां अखिलेश जी रहते हैं उनके घर में मंदिर है। मैं जानता हूं डेली मंदिर में भोग प्रसाद होता है, हम जानते हैं इस बात को। वो किसी को मंदिर जाने से क्यों रोकेंगे? जो व्यक्ति शंकर भोलेनाथ भगवान का इतना बड़ा मंदिर बना रहा हो, वो आपको मंदिर जाने से रोकेगा? वो बात बोलिए जो जनता को समझ में आए। अपनी निजी स्वार्थ में आप किसी को अपमानित और बदनाम मत करिए। ये राजनीति का दोगलापन नहीं चलेगा। नहीं सिर्फ मंदिर की बात उन्होंने नहीं की, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी लेकर के बातें हुई थी कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जो उनका इतना विरोध। मौर्य जी तो चले गए थे पार्टी से पहले ही, जब छोड़े उसके पहले चले गए थे। वो लेके भी तो आए थे उनके विरोधी को। फिर वही बात, चले गए ना रामी प्रसाद जी, तब क्या दिक्कत थी? आप लोग असहज नहीं हुए जब रामचरितमानस पर उन्होंने सवाल उठाया था? तो हमने उसका प्रतिरोध किया ना, हमने प्रतिरोध किया। अखिलेश जी ने क्या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहा और राष्ट्रीय अध्यक्ष बुला के स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कहा था कि आप ये सब अनर्गल बातें बंद करिए। कहा था उन्होंने इस बात को, मैं जिम्मेदारी से साथ कह रहा हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी किसी धर्म, ग्रंथ, संप्रदाय, पंथ, व्यक्ति के खिलाफ कभी गलत टिप्पणी नहीं करते। ये उनका चरित्र नहीं है। वो पढ़े लिखे बहुत ही शालीन और अच्छे व्यक्ति हैं। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं इस बात। आपको लगता है कि ब्राह्मण, चूंकि ब्राह्मणों की बात हुई, ब्राह्मण समाजवादी पार्टी को वोट देगा? इसलिए क्योंकि बड़ी तादाद में कभी वोट ब्राह्मणों ने किया नहीं। हाँ कुछ नेता आप या कुछ नेता समाजवादी पार्टी में रहे हैं, लेकिन आप जिस तरीके से बातें कह रहे हैं, आपको लगता है कि इस चुनाव में, क्योंकि ब्राह्मण भाजपा नहीं तो कांग्रेस नहीं तो बसपा तक तो गया, लेकिन सपा के साथ नहीं गया। 2012 में अच्छी संख्या में वोट मिला था और 24 के लोकसभा के चुनाव में भी बहुत से स्थानों पे मैंने देखा कि ब्राह्मण समाज के लोगों ने आशीर्वाद दिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि 27 के विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से ब्राह्मण समाज के लोग मारे जा रहे हैं, फेक एनकाउंटर हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, दोहम दर्जे के समझे जा रहे हैं और बहुत सी ऐसी घटनाएं जो नहीं कह सकते जो लोग झेल रहे हैं, तो ब्राह्मण समाज अपना
सरकार बदलेगा और अखिलेश जी को अपना आशीर्वाद देगा, मुझे इस बात पे लेकिन अयोध्या सीट आपके लिए कितना सेफ है? एक ही बार आप जीते हैं और अयोध्या में जब 2024 के चुनाव में पार्लियामेंट भी भाजपा हारी तो भी आपकी सीट पर भाजपा की बढ़त है, तो आपको लगता है कि आपके लिए सेफ सीट है अगला 27 में? देखिए, बात सेफ और अनसेफ की है ही नहीं है। मैं अखिलेश जी का सिपाही हूं। अयोध्या मेरी धर्म भूमि, मेरी कर्म भूमि, मेरी जन्म भूमि। यहाँ के देवतुल्य हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्ग, दोस्त यार, साथी, माताएं, बहनें, इन सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। 2022 में मुझको 95,000 वोट मिला और उसके बाद किस तरह से षड्यंत्र करके भाजपा जीती है। घर घर मिट्टी पहुंचाना, अगर पवन पांडे जीत गए तो मंदिर बनना बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। सोचिए, मंदिर तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से बन रहा था, कोई नहीं उसको रोक सकता था। लेकिन दुष्प्रचार के मामले में हम भाजपा से पीछे, इसको हम स्वीकार करते हैं। हम उनके जितना दुष्प्रचार नहीं कर सकते जितना वो करते हैं। तो 27 में उन्होंने मजबूती से दुष्प्रचार किया कि मंदिर रुक जाएगा, मंदिर बनेगा ही नहीं, अगर पवन पांडे जीत गए ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रामलला का मंदिर रुक जाएगा। लोग बहकावे में आ गए, लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका है। अब आज की डेट में अयोध्या की देवतुल्य जनता, अयोध्या के हमारे देवतुल्य मतदाता, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं बहनें, सबका आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है आशीर्वाद मिलेगा। समाजवादी पार्टी अयोध्या से जीतेगी, पूरे प्रदेश में सरकार बनेगी। अयोध्या ही नहीं जीतेंगे हम अयोध्या जिले की 5 सीटें जीतेंगे और श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं तो आप 27 में इसी सीट से लड़ेंगे या आपको जहां लड़ाएगी पार्टी आप चाहेंगे कि किसी और जगह से लड़े? अब ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय, ये हमारे बस में नहीं है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। चलिए, बिल्कुल अब आखिरी सवाल, आपको लग रहा है कि ये जो अयोध्या का इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, इसके बाद नई एक व्यवस्था की बात की जा रही है कि सीईओ लाए जाएंगे या किसी बोर्ड के तर्ज पर इसको बनाया जाएगा, आपको लगता है कि राम जन्मभूमि के स्ट्रक्चर में बदलाव होना चाहिए? मैं इस बात से बहुत दुखी भी हूँ और मुझे बहुत पीड़ा भी होती है जिस तरह से हमारी अयोध्या लगातार बदनाम हुई। नाम भी तो हुआ इतनी फिर वही बात, ये कोई परंपरा है क्या कि नाम के बाद बदनामी भी हो रही है? भगवान राम का मंदिर नहीं, नाम के बाद बदनामी करना जरूरी है। अगर बदनामी होना अच्छी बात है तो फिर कोई बात ही नहीं है। लगातार 15-20 दिनों से सारे चैनलों में चढ़ावा चोरी, चढ़ावा चोरी, चढ़ावा चोरी, धातु चोरी, चांदी चोरी, सोना चोरी, मुकुट चोरी चल रहा है। सारे अखबारों में, चैनलों में, देश और विदेश की मीडिया में चल रहा है। एक कड़ा धब्बा डेंट लगा है अयोध्या पे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अयोध्यावासी हैं। कोई आदमी अपनी धरती, अपनी माटी, अपना जिला कभी अपमान नहीं चाहता। हम कुछ हो जाएं, लेकिन हमारे लिए हमारी धरती, हमारी माटी, हमारा जिला, हमारा जनपद हमारा सम्मान और गौरव है। हम इसका गौरव चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, कभी किसी की आस्था से खिलवाड़ ना हो, चाहे वो 1 रुपए चढ़ाने वाला हो, चाहे 100 करोड़ देने वाला हो। किसी की आस्था से खिलवाड़ ना हो, किसी से विश्वासघात ना हो। ऐसी कोई व्यवस्था बने, हर आदमी दर्शन करे, पूजन करे, उसकी आस्था, चढ़ावे और विश्वास का सम्मान हो, यही हम चाहते हैं। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सब पर बना रहे। एक चीज और है, ये जो राम मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के नाम पे लूट होती थी, ये भी बंद होनी चाहिए। क्या लूट थी ये? होटलों में सेटिंग थी लोगों की, चंपत राय के चेलों की। एक आदमी का 2000 रुपए लेते थे वीआईपी दर्शन कराने का। ये भी बड़ा घोटाला है अयोध्या का। पैसे लेकर के वीआईपी दर्शन कराया जाता। ये भी लूट है। कई होटलों में सब सेटिंग थी, लोग आते थे, बाकायदा होता था। इस पर भी रोक लगनी चाहिए। चलिए, चलते चलते अखिलेश जी कब आ रहे हैं? परिवार के साथ आ रहे हैं? अखिलेश जी आएंगे, परिवार के साथ आएंगे। भोलेनाथ, हर हर महादेव, केदारेश्वर महादेव मंदिर की पूजा अर्चना करने के बाद, क्योंकि प्रभु श्री राम भोलेनाथ के पुजारी थे, इसलिए पहले भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन पूजन, उसके बाद राम जी के चरणों में भोग प्रसाद होगा और राम जी का आशीर्वाद होगा। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आप साथ रहेंगे वहां? बिल्कुल, उनके साथ हनुमान की तरह डटे रहेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ थे पवन पांडे, पूर्व मंत्री, विधायक और अखिलेश जी के हनुमान। अगली बार किसी नए शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।